बरसात भी शुरू हो गई है, लेकिन हम लोगों के लिए मेरे ख्याल से टेम्परेचर डाउन करके और बारिश भी रुकी हुई है। आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूं। सबसे पहले तो कि एक जैसे होता है ना कि इंसान कई काम करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें उसकी एक अपनी पर्सनल इच्छा बहुत ज़्यादा उसको उस काम को करने के लिए आकर्षित करती है। तो एक ऐसे ही शिद्दत से एक काम पे मैं लगा हुआ था काफ़ी समय से, एक फौजी होने के कारण, भावना के साथ में, और मेरे को कहीं दिख रहा है कि वो काम बड़े अच्छे प्रकार से एक आकार लेकर के आगे बढ़ के बहुत सारे युवाओं को, बहुत सारे फौजियों को और हमारे समाज को उत्साहित करेगा। तो उस सोच के साथ में मैं आज आप सबको मैंने रिक्वेस्ट करा कि अगर हम प्रेस क्लब में बैठ करके और मैं कुछ अपने पॉइंट आपके साथ शेयर कर सकूं, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा समाज में लोगों के पास पहुंच सकें और साथ में कुछ हमारे को रिस्पांस आए, जिससे कि जो हम सोच रहे हैं वो प्रक्रिया को कैसे हम सही तरीके से आगे बढ़ा सकें। तो मैं आज आपसे जो पहले तो धन्यवाद बोल रहा हूं यहाँ आने के लिए, और साथ में आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि उत्तराखंड में अग्निवीरों से संबंधित जो एक हमारे मुख्यमंत्री श्री हमारे प्रधानमंत्री के आदेश पर बनाई गई एक योजना को हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने बड़े अच्छे प्रकार से समझ करके और 17 तारीख को एक घोषणा करी कि जो अग्निवीर 4 साल पूरा करके वापस आ रहे हैं उनको कैसे हम अपने सोसाइटी को बढ़िया बनाने के लिए दोबारा से रोजगार देने का एक प्रोसेस बनाएं, एक सेल खोल करके, जिसका नाम अभी रखा जाएगा कि सही प्रकार से क्या होगा, लेकिन फिलहाल मैं बोलूंगा कि अग्निवीरों को रोजगार देने के लिए एक सेल को जो स्थापित करा जा रहा है। आज मेरे साथ में यहाँ जो मैं बैठा हुआ हूँ, हम सब फौजी हैं जो बैठे हुए हैं। यहाँ मेरे सबसे बाएं तरफ हैं कैप्टन माखन साहब 6 कुमाऊं रेजिमेंट से, बगल में हैं विनोद साहब जो गढ़वाल राइफल से हैं, और आज उत्तराखंड में जो बीजेपी का सैनिक प्रकोष्ठ है उसके उपाध्यक्ष हैं। मेरे बगल में बैठे हुए हैं भरत साहब, दोबारा एक एक्सपीरियंस्ड गढ़वाल राइफल के, और उनके साथ में हैं जगदीश साहब जो कि इस योजना में जो मैं बात करने जा रहा हूं उसके में हमारे साथ में रहेंगे। क्या हुआ है कि अग्निवीर एक योजना शुरू हुई थी और उस योजना को अब 4 साल पूरे होने वाले हैं अग्निवीर के पहले बैच को। तो अग्निवीर बैच का जो पहला बैच है 31 दिसंबर को वो 4 साल पूरे करके वापस समाज में आ रहा है, और दूसरा बैच जो है वो आ रहा है 31 जनवरी को। तो शुरू में जो अग्निवीर के बैच हैं, ऐसे ये 2 बैच हैं जो एकदम से आने वाले हैं, और इनको वापस आने के बाद में प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से रहेगी कि 31 दिसंबर को ये आते हैं, 1 महीने के लिए इनको लीन पीरियड में रखा जाएगा, और उसके बाद में 25% अग्निवीर एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे आर्मी में। 75% जो हैं, जो कि अभी तक स्कीम के तहत चल रहा है, वो अब समाज में वापस आएंगे, और उसके बाद उनका भविष्य उस प्रकार से बनाया जाएगा जिसमें केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने और कई कॉरपोरेट्स ने घोषणाएं करी हैं कि कैसे कैसे अपने विभागों में, केंद्र सरकार के विभागों में, राज्य सरकार के विभागों में उनको आरक्षण दे करके और उनकी काबिलियत के अनुसार उनको रोजगार दिया जाए। तो अभी इसमें उत्तराखंड के अग्निवीरों के लिए इस घोषणा का सीधा सा ये असर आता है कि जितने भी अपना 4 साल पूरा करके अग्निवीर वापस आ रहे हैं, उनका जो 4 साल पीरियड में एक्सपीरियंस रहा है, उन्होंने उस 4 साल पीरियड में अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीके की ड्यूटीज जो दी हैं, वो जो उनको एक कुछ अलग काबिलियत दे देता है, उनको पूरा का पूरा
एक एक अग्निवीर को उत्तराखंड में रोजगार देने का एक तरतीब बनाया गया है। इस प्रक्रिया को डायरेक्टली हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी मॉनिटर कर रहे हैं और उसके लिए खोली गई है एक अग्निवीर रोजगार सेल। इस अग्निवीर रोजगार सेल को बनाने का कुछ ऐसा तरतीब बनाया गया है, अभी ये प्रक्रिया चल रही है, लेकिन ऐसा कुछ तरतीब बनाया गया है कि इसमें एक कोई आर्मी के एक्सपीरियंस को समझने वाला अधिकारी होगा। आर्मी के एक्सपीरियंस के साथ में एक जो हमारे सोसाइटी में, हमारे जो गवर्नमेंट के सिविल में जो सिस्टम है उनको समझने का एक अधिकारी होगा। और इन लोगों ने मिलकर के केंद्र सरकार की जो योजना में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे कि अग्निवीर एडजस्ट होंगे, जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस, रेलवेज, असम राइफल्स और अलग अलग विभाग और राज्य सरकार के जो अलग अलग विभाग हैं, उनको कैसे एक तरतीब बनाएंगे कि अग्निवीर की जो काबिलियत है उस काबिलियत के हिसाब से किस जगह पे वो फिट बैठता है रोजगार के लिए और कैसे उस समन्वय को बनाया जाएगा। तो इसमें जो है, मैं इस योजना का बैकग्राउंड बताना चाहता हूं पहले तो आपको कि 17 जुलाई को, अभी 4-5 दिन पहले, एक यूथ फाउंडेशन ने एक संवाद ऑर्गेनाइज कराया था। वो कराया था कुआंवाला में। उसमें काफ़ी ज़्यादा तादाद में, हजारों की तादाद में पूर्व सैनिक, युवा, अग्निवीर से जो प्रशिक्षण लेकर के अग्निवीर के जरिए जो आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं और समाज के लोग हैं, उन लोगों ने सीधा मुख्यमंत्री जी के साथ में संवाद करा था और वहीं पे धामी जी ने इस योजना की घोषणा करी थी और कहीं कुछ जिम्मेवारी इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए मेरे को भी दी है। तो जो अभी मैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, वो जो चीजें हैं उनमें आ जाता है कि अग्निवीर रोजगार सेल, अग्निवीर रोजगार सेल में जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले तो इसका एक स्ट्रक्चर, इसकी एक ऑर्गेनाइजेशन, उसको बनाने की जो कार्रवाई है वो एक तरतीब से चल रही है। उसके बाद में इस रोजगार सेल के जरिए कैसे हम डेटा कलेक्शन करेंगे अग्निवीरों का। उदाहरण के तौर पे अब जब 4 साल नौकरी करके आ रहे हैं अग्निवीर, तो सेना उनको कुछ ट्रेनिंग दे रही है साथ में। जैसे सबसे पहले उनका अगर मैं बोलूंगा कि एजुकेशन, जो अग्निवीर 8वीं क्लास पास था, वो जब आएगा तो वो 10वीं क्लास पास का उसको एक सर्टिफिकेशन दिया जा रहा है। जो 10वीं क्लास पास है उसको 12वीं क्लास का सर्टिफिकेशन दिया जा रहा है आर्मी की तरफ से, अग्निवीर के आने से पहले। और आखिरी के 1 साल में जो अग्निवीर का टेन्योर आर्मी में बचता है, उससे 2 साल पहले उसको ग्रेजुएशन कराया जा रहा है, ताकि जब अग्निवीर आएगा और ग्रेजुएशन करने के बाद में कुछ ऐसी नौकरियां होती हैं जिसमें कि ग्रेजुएशन की जरूरत है, जैसे ग्रुप बी की नौकरी है, तो उसके लिए फिर वो लागू हो जाता है कि वो अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा आर्मी ने, डिफेंस फोर्सेज ने कोई 57 डिसिप्लिन बनाए हैं अलग अलग प्रकार के। उन डिसिप्लिन में अग्निवीरों को अलग अलग सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। एक अग्निवीर को 2 सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। डिसिप्लिन से मेरा मतलब है, जैसे एक हो गया ये जो हमारे ड्रोन ऑपरेटर, एक हो गया टूरिज्म में टूरिस्ट गाइड के ऑपरेशन के तरीके, एक हो गया जो कि इंजीनियर रेजिमेंट से आ रहे हैं, उसको कैसे जेसीबी का चलाना, जेसीबी का मेंटेनेंस, जिसको हम बी व्हीकल बोलते हैं आर्मी में, और यहाँ पे जो हमारी एक्सकेवेटर तो सारी होती हैं, उसका हुनर। ऐसे 57 अलग अलग डिसिप्लिन हैं। इन्फेंट्री पलटनों के लिए, जैसे गढ़वाल राइफल, कुमाऊं रेजिमेंट, इनमें जो अग्निवीर है वो जो लागू होता है उनको, वैसे 17 डिसिप्लिन में उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। हर अग्निवीर को 2 सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। अब वो सर्टिफिकेट तो उनको मिल गए, उन्होंने अप्लाई करना है। तो अप्लाई जब करेंगे तो कैसे हम उनके डेटा को सही तरीके से कोलेट कर सकें कि उसकी जो काबिलियत है अग्निवीर की, जो उसको मिल चुका है हुनर और काबिलियत, उसके बेसिस पे वो कौन से डिपार्टमेंट में, किस वाले केंद्र और सरकार के और राज्य सरकार के विभाग में नौकरी के लिए अप्लाई कर सकता है। जब वो अप्लाई करेगा तो अप्लाई करने की भी एक प्रोसेस होगी कि कहीं ना कहीं उसको पहले तो फॉर्म ऑनलाइन भरना पड़ेगा या उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। उस प्रोसेस के बाद में कहीं उसकी शायद कोई परीक्षा होगी, कोई इंटरव्यू होगा,
वो इंटरव्यू देने से पहले कैसे फॉर्म भरा जाए, अपना सीवी तैयार करा जाए, कैसे उसको आगे अगले कदम में बढ़ना चाहिए, कौन सा ऐसा छोटा सा स्किल है जो उस अग्निवीर को देने की जरूरत पड़ेगी जो कि उसको स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी में फिट बैठाता है। जैसे मैं कहूंगा कि एक सैनिक को जब ट्रेनिंग दी जाती है तो उस ट्रेनिंग का आखिरी मकसद होता है शूट टू किल, कि मतलब गोली चलानी ही तब है जब आपने मारना है। लेकिन अब वही सैनिक उस ट्रेनिंग के मकसद से आ रहा है हमारे राज्य में, यहां पे उसको पुलिस में नौकरी में उसके लिए सबसे ज्यादा फिट बैठता है मान लो, लेकिन पुलिस में शूट टू किल आदेश नहीं होता है, पुलिस में होता है लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना। तो उसको कैसे वो चीज सिखाई जाए, कैसे जब एक अग्निवीर ट्रेन होकर के आ रहा है और पुलिस में उसने अप्लाई करना है तो पुलिस में कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था की भी थोड़ी सी सिखलाई दी जाती है। आर्मी में दी जाती है लेकिन वो ना अलग नियम है, उसे बोलते हैं मैनुअल ऑफ मिलिट्री लॉ, उसके जरिए। तो सिविल में जो आईपीसी कोड है उसकी जानकारी कैसे होगी उस अग्निवीर को, उसके लिए हो सकता है कि उसको 7 दिन का एक छोटा सा कैडर या कैप्सूल कराना पड़ेगा। वो कैडर और कैप्सूल ये अग्निवीर सेल कराएगी। तो अग्निवीर सेल डेटा इकट्ठा कर रही है अग्निवीरों का, उसके बाद में कौन सा अग्निवीर किस जगह पे फिट बैठेगा, कौन कौन सी डिपार्टमेंट्स हैं जहां पे की वैकेंसी आ रही हैं, किस समय आ रही हैं, उसके लिए अग्निवीर को तैयार कराना और उसके बाद में इसके बीच का एक समन्वय अच्छे तरीके से बनाने का प्रयास। तो इन चीजों को करके हम जो 75% अग्निवीर वापस मेन स्ट्रीम में आएंगे उनको एब्जॉर्ब करने का तरीका इस सेल में बनाएंगे। कुछ अग्निवीर ऐसे हैं जो कि नौकरी से ज्यादा वो कुछ पढ़ाई करना चाहते हैं और पढ़ाई करके फिर वो अपना कुछ काम शुरू करना चाहते हैं। तो ऐसी कौन सी स्कीम्स हैं जो कि उन पे लागू होती हैं, उनको एक तो अपनी तैयारी करने के लिए और उसके बाद में रोजगार में जाने के लिए, ऐसी स्कीम्स की जानकारी और ऐसी स्कीम्स की सहूलियत कैसे उनको मिले, वो इस सेल का मकसद होगा। तो इसी में हम अभी धीरे धीरे करके आगे को बढ़ रहे हैं। ये जरूर है कि अग्निवीर के लिए पूरा स्कोप आज सोसाइटी में है, लेकिन छोटा सा एक पुलिया बीच में बनाने की जरूरत है। पुलिया से मतलब है उनको छोटी सी जानकारी देकर के कैसे वो फिट बैठ सके अब इस सोसाइटी में आने के लिए। तो वो एक पहल पुष्कर सिंह धामी जी ने करी है और देश में ये सबसे प्रथम प्रयास है जिसमें पिछले 3 महीने से कार्रवाई चल रही थी कि हम एक आकार कैसे बना करके ले पाएं, उसके लिए कार्रवाई करने के लिए। इसमें हमने कोशिश करी है भारतीय सेना के जो विभाग हैं जो कि अग्निवीर से डील करते हैं, जैसे एक विभाग है उसको बोलते हैं कैमो, सेंट्रल अग्निवीर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उस विभाग से चीजें समझ करके फिर उसके बाद में जो सेना में अभी पुनर्वास के लिए जो तरीके बनाए जाते हैं, पुनर्रोजगार के लिए जो तरीके बनाए जाते हैं, उन डिपार्टमेंट से हमने कहीं अपने तरीके अपना उनसे कांटेक्ट बनाया है और उसके बाद में फिर राज्य सरकार के जो विभाग हैं उनसे कांटेक्ट बनाया है। अभी एक ये प्रोसेस शुरू हुई है, इसको लगता है कि थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन हमारे पास पहला बैच जो अग्निवीर का आएगा, इस पहले बैच में 1200 लड़के आ रहे हैं। इन 1200 लड़कों के लिए हम एक तरतीब को आगे लेकर के चल रहे हैं। तो ये तो आज मेरी इस अग्निवीर सेल की एक मोटी जानकारी आपको देने का था। इसके अलावा क्या है, एक चीज है जो समाज में कुछ नेगेटिव तरीके से भी चली जाती है जब, तो उससे भी ना हौसला, मोराल उन लोगों का डाउन होता है जो कि इससे सीधा अफेक्टेड है। तो उनमें से एक चीज ये है कि 25% अग्निवीर अगर रिटेन कर लेती है ऑर्गेनाइजेशन और 75% बाहर हो जाते हैं तो उनका क्या, ये तो मेन मुद्दा है। लेकिन इसके साथ में उठते हैं मुद्दे कि जो अग्निवीर बाहर आ रहे हैं उनकी पेंशन, जो अग्निवीर ऑर्गेनाइजेशन है उनकी पेंशन का क्या होता है, एक पॉइंट उठता है उनकी शादी का क्या होता है, एक पॉइंट उठता है कि वो जब शहीद होते हैं तो शहीद के बारे में क्या उनका स्टेटस होता है। मैं कुछ ऐसी आपके साथ में जानकारी शेयर करना चाहता हूं। ये बड़ी बेसिक जानकारी है, लेकिन ये आमतौर पे ना हमको जानकारी वैसे नहीं होती है। जैसे पेंशन की बात अगर मैं करूं, पहले तो ये जितने मुद्दे हैं, अगर 75% अग्निवीर को
रीसेटलमेंट में अपना एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, तो फिर तो सारे मुद्दे वैसे ही खत्म है। लेकिन उसके अलावा पेंशन की जो बात है, इंडियन आर्मी ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे कि पेंशन सर्विस के हिसाब से, सर्विस मतलब सर्विस का जो आपका ड्यूरेशन है उसके हिसाब से और रैंक के हिसाब से मिलती है। जैसे मैं एक ऑफिसर हूं, तो अगर मैं इंडियन आर्मी में 15 साल नौकरी करता हूं तो मेरे को पेंशन लागू नहीं है। अगर मैं 19 साल नौकरी करता हूं, मेरे को पेंशन लागू नहीं है। मैं जिस दिन 20 साल पूरा करता हूं उस दिन मेरे को पेंशन लागू होती है। ऐसे ही अग्निवीर स्कीम में पेंशन रुकाई नहीं गई है, बस यह है कि वो कलर सर्विस कैसे पूरा करेगा। एक सिपाही भर्ती हुआ, उसने जब नौकरी शुरू करी तो जब वो 15 साल पूरे करता है सिपाही, तब उसे बोलते हैं उसकी नौकरी पूरी हुई है, और 17 साल पूरे करता है तो बोलते हैं कलर सर्विस पूरी हुई है, और वो पेंशन के लिए उसको एलिजिबल हो जाता है। ऐसे ही अगर सिपाही से वो नायक या हवलदार बन गया तो 2-2 साल बढ़ते रहते हैं। तो जो अग्निवीर सेना में रहेंगे उनके लिए तो पेंशन है ही। अब बात आती है कि अग्निवीर को 4 साल, ये ना फौज कई चीजें ट्राई करती रहती है अपने ऑपरेशनल काबिलियत को बढ़ाने के लिए। 1947-48 में जब भारत आजाद हुआ था 47 में, और उस टाइम पे सोच ये थी देश की कि हम अब सिक्योरिटी और अपने बॉर्डर एरियाज की तरफ ज्यादा खर्चा नहीं करेंगे। हम अभी आजाद हुए हैं तो हम अपने डेवलपमेंट के लिए तरफ खर्चा करते हैं। लेकिन क्या हुआ, किसी ने सोचा नहीं। उसी समय 47-48 में पीओके में कबाइलियों ने हमला कर दिया और हम तैयार नहीं थे। फिर सडनली हमको ना एकदम से मूव करना पड़ा, अचानक जहाजों से जाना पड़ा, और उसके बाद में कहीं हमें समझ में आया कि नहीं, हम डिफेंस को रोक नहीं सकते हैं। अब हम कोशिश कर रहे थे थोड़ा थोड़ा डिफेंस को तैयार करने की, लेकिन ज्यादा हमने उस पर जोर नहीं दिया। 1962 का युद्ध हो गया। पहले वो चलता रहा इंडिया और इसका चीन का रिलेशंस, लेकिन अचानक युद्ध हुआ और बुरी तरह से हमने शिकस्त खाई उसमें, लेकिन वहां से भी कुछ सिखलाई आई। उस टाइम पे अचानक देखा गया कि ऑफिसर्स की कमी है, तो एक स्कीम शुरू करी गई, उसे बोलते हैं इमरजेंसी कमीशन। उस स्कीम में क्या हुआ कि हर एक ऑफिसर बनाया जाएगा, उसे 5 साल रखा जाएगा और 5 साल के बाद में उसको हटा दिया जाएगा। लेकिन अगर वो सही 25% उनमें से अगर काम सही करते हैं जो, या अच्छे माने जाते हैं, उनको कहीं ना कहीं पैरामिलिट्री फोर्स में भेज दिया जाएगा। तो उसके उदाहरण है, जैसे मेरे पिताजी खुद वो आए, उन्होंने इमरजेंसी कमीशन ज्वाइन करा, 5 साल आर्मी में नौकरी करी, और उसके बाद में अचानक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स बीएसएफ खड़ी हुई तो बीएसएफ में चले गए, और उसके बाद में पूरी 60 साल नौकरी करी। लेकिन अगर उनके साथ वाले जो हैं, उनको जिन्होंने भाग छोड़ी, उनको कोई पेंशन नहीं है, उनको कोई सरकार की तरफ से कोई सहूलियत नहीं है। फिर उसके बाद में आर्मी का आया 1971 में। अभी तक 1971 तक कोई पेंशन आर्मी में लागू नहीं होती थी। 71 में हुआ कि 7 साल तक रख करके सिपाही, एक सैनिक को वापस भेज दिया जाएगा और उसे रिजर्व कैटेगरी में रखा जाएगा। फिर उसके बाद में कहीं देखा गया कि सैनिक को पेंशन वाला जो पेंशनेबल वाला जो क्राइटेरिया उसमें लेके आया जाए, और तब से पेंशन लागू हुई, और अब तक खाली इंडियन आर्मी ही है जो कि पेंशनेबल क्राइटेरिया लेकर के चलती है। एक होता है एसेंशियल पेंशन, एक होता है डिजायर्ड पेंशन। तो एसेंशियल पेंशन में इंडियन आर्मी ही आज फिट बैठती है। अब ये वो चीजें हैं जिसपे ना मैं कोई अधिकार नहीं रखता हूं बोलने का, लेकिन ये वो चीजें हैं जो भारतीय सेना समय समय पे परिस्थितियों को देख के, अपने एक्सपीरियंस को लेकर के और करने की कोशिश करती है। जब कारगिल युद्ध हुआ, फेमस कारगिल युद्ध, उसके बाद में एक रिपोर्ट बनी, उसे बोलते हैं कारगिल रिव्यू कमेटी। कारगिल रिव्यू कमेटी में एक पॉइंट आया था कि 7 साल नौकरी करने के बाद सैनिक को पैरामिलिट्री फोर्स में भेजना चाहिए। तो सैनिक भी पैरामिलिट्री फोर्स में जाएगा तो पीएमएफ भी अच्छी हो रही है, और यहां पे भी फ्रेश सैनिक आ रहे हैं। तो ऐसी स्कीम्स ना चलती रहती हैं। लेकिन यह जरूर है कि डिफेंस फोर्सेस, क्योंकि उन्होंने एक तरतीब से अपने ऑपरेशनल काबिलियत को बना के रखना है, उन्होंने यकीन करना है कि मोराल, हमारा जो मोटिवेशन होता है वो बरकरार रहे, तो वो जरूर कोई प्रक्रिया तो करता है, लेकिन उसके साथ में यकीन ये भी करता है कि कहीं ना कहीं हम लोगों का सारा जो व्यवस्था है वो ठीक तरीके से रह पाए। आज पूर्व सैनिक हूं, ऐसे ही
जब मैं नौकरी में था उस टाइम पे क्या सुविधाएं होनी चाहिए थी, पूर्व सैनिक में क्या सुविधाएं होनी चाहिए थी। अग्निवीर भी एक सोची हुई स्कीम है, बस खाली यह है कि उसको अगर हम सही शिद्दत के साथ में सही तरीके से अमल कर पाएंगे तो वो कामयाब स्कीम है। अग्निवीर में कहा जाता है कि शादी, ऐसी ही उड़ा दी गई है बात, मतलब एक चर्चित हो रखी है, क्योंकि क्या होता है कई लोग ना मजाक लेते हैं, फिर वो उसके बाद में छेड़ते हैं। तो एक छेड़ने वाले में आ रखा है, अरे अग्निवीर तेरी तो शादी नहीं होगी, 4 साल वाला क्या शादी होगी। इंडियन आर्मी में अग्निवीर स्कीम से पहले क्या नियम होता था कि जब तक आप 25 साल के नहीं होते हैं सेना में, तो आपको शादी होने के बाद जो सुविधाएं मिलती हैं वो लागू नहीं होती थी। उन सुविधाओं में हो गया आपको क्वार्टर मिलना, जैसे हम देखेंगे यहाँ गढ़ी में बहुत सारे फैमिली क्वार्टर्स हैं, वो क्वार्टर मिलना। अगर आप किसी फील्ड एरिया में हो, जम्मू कश्मीर, बॉर्डर एरिया, अरुणाचल प्रदेश, तो उस टाइम पे आपको यहाँ पे घर लेने का एक प्रोविजन था कि यहाँ किराए पे ले सकते हो, तो उसे बोलते थे CILQ, क्या बोलते थे, कंपेंसेशन इन ल्यू ऑफ क्वार्टर, वो मिलता था। तो लेकिन वो तब मिलता था जब आप 25 साल से ऊपर के होंगे। अगर अजय कोठियाल ने 24 साल में शादी कर ली है तो उसको ये सारे प्रोविजन लागू नहीं होते थे। ये इसलिए होता था कि थोड़ा सा कोशिश करी जाती थी कि शुरू के 4-5 साल एक किसी भी रैंक पे एक सैनिक को पूरा डेवलप करने की जरूरत है, उसके अंदर प्रॉपर वो सब इंस्टिंक्ट भरी जाएं जो कि ट्रेनिंग और टीम स्पिरिट, रेजिमेंटेशन, अपनी पलटन का गौरव, इन सब के साथ में नाम नमक निशान, इन सब के साथ में उसमें आए। तो उस चक्कर में उसको डिस्करेज करा जाता था शादी के लिए। आज भी अग्निवीर स्कीम में कहीं लिखा हुआ जरूर है, लेकिन अगर हम देखें तो ये ना कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। 24-25 साल की जो बात होती है उम्र की एक लड़के की, अग्निवीर जो स्कीम बनी है इसमें एक एडवांटेज अग्निवीरों को क्या दे दिया गया है। पहले सेना में 17.5 साल की उम्र में आते थे और 17.5 से 21.5 साल, यहां पे अग्निवीर में 1 साल बढ़ा दिया गया है। अब 21.5 से अब हो गया 22 साल, तो सॉरी पहले 21 था, 17.5 से 21, अब हो गया 17.5 से 22। तो मतलब जो लड़का तैयारी कर रहा है, अगर वो 21 साल तक नहीं निकला तो उसको 1 साल और दिया जा रहा है कि तू अभी भी कोशिश कर आर्मी में जाने की। अग्निवीर में ये जो प्रोविजंस हैं, इन प्रोविजंस में उसको ऐसी चीजें बताई जा रही हैं कि तू बाहर जाकर के सोसाइटी में अपने को अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो ये कुछ अग्निवीर की जो बातें थी वो मेरे को लगा आपसे शेयर करता हूं। आप मेरे से सवाल करेंगे तो मेरे को लगता है कि इसको मैं और अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। एक सवाल ये था कि आपने कहा 75% जो बच्चे आएंगे उनको रोजगार उपलब्ध कराना है, तो उस लिहाज से अगर देखें तो 1200 में लगभग 900 के आसपास बचेंगे। तो इसके लिए क्या कोई डिपार्टमेंट से कांटेक्ट कर रहे हैं या आपका जो वो आपने बताया कि ACR है उनका वो सेल काम करेगा, कैसे होगा ये 900 कैसे? देखो क्या है कि जब एक हम ये उम्मीद करते हैं कि वो 75% जो मैं बोल रहा हूं ना वो 1200 हैं, 900 नहीं 1200 हैं, टोटल 1200 है, मतलब सब में मिला करके। तो मान लो अगर एक वो आता है, तो ऐसी अब हम तैयारी कर रहे हैं, अभी तो शुरुआत है इसकी, तो हमने एक ड्राफ्ट बनाया कि मान लो एक सैनिक है, वो सेना से मुक्त होता है, उसके बाद जब मुक्त हुआ तो कहीं उसका कोई एक हमें पंजीकरण करना पड़ेगा। पंजीकरण का मतलब खाली ये नहीं होता कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, पर कहीं उसका डिटेल वो करना पड़ेगा। उस पंजीकरण में हम उसके कुछ डिटेल्स लेंगे, उसकी जो, जैसे मैं कह रहा हूं कि उसको जो स्किल का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ये स्किल के सर्टिफिकेट जो है इसे बोलते हैं कौशल वीर योजना, जो सैनिकों के लिए चलाई गई है। कौशल वीर योजना के तहत उनको ना ट्रेन करा जा रहा है अलग अलग स्किल्स में। तो कौन सी स्किल में उसकी खासियत है वो हम नोट करेंगे उसमें। उसके बाद में इसको देखेंगे कि कौशल वीर योजना में स्किल लेने के बाद में इसका ये खासियत है, अब कौन सा विभाग है जिस विभाग में इस खासियत वाले अप्लाई कर सकते हैं। मतलब होता है ना कि आपका एक QR होता है, क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट, वो QR किस जगह फिट बैठता है उसको फिर वो कोऑर्डिनेट करा जाएगा। लेकिन जब ये करा जाएगा तो कुछ होता है कि कुछ लैंग्वेज, कुछ फॉर्म भरने का तरीका,
कुछ बहुत छोटी सी सिखलाई उसको देने की जरूरत है, जिसे हम बोलेंगे कि आपका जो स्किल है उसको अपस्किलिंग कर रहे हैं। अभी भी हमारे यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलते हैं, लेकिन अब ये स्पेसिफिक टू उस अग्निवीर की जो खासियत है उसे और कैसे सोसाइटी में सिविल में आने के बाद में फिट बैठेगी उसके लिए कराया जाएगा। और ऐसे ही हमने सीक्वेंस बनानी शुरू करी है। तो इसको मेरे को लगता है कि एक तरीका देने का अच्छा जो पहल बन रखी है। इसमें केंद्र सरकार की जो योजना है, केंद्र सरकार की जो प्रक्रिया है, अभी अग्निवीर है रक्षा मंत्रालय के अंडर में। जैसे ही वो खत्म होता है उसका टेन्योर, तो अग्निवीर चले जाएगा होम मंत्रालय के अंडर में। एक है दिल्ली में कर्तव्य भवन, उस कर्तव्य भवन से हैंडल करा जाएगा इस चीज को। लेकिन अगर कोई सरकार इनिशिएटिव ले तो वो पहले ही जाकर के ना उनसे कोऑर्डिनेट कर सकती है, और उसके बाद में जब उस अग्निवीर को अपने यहाँ लाने की बात है तो जो बाद में होना है वो पहले कर सकती है। ये प्रक्रिया करी गई है इस अग्निवीर सेल को स्थापित करके अगले 3-4 महीने में जो हमने करना है। काम आसान नहीं है, लेकिन ये जरूर है हमारे पास डेडलाइन 31 दिसंबर तक की है, और उस डेडलाइन में जगह जगह पे जब हम अपना अचीव करते रहेंगे चीजों को, तो हमें समझाने की जरूरत है, ताकि जो लड़के अभी बॉर्डर एरिया में बैठे हुए और कहीं उनके अंदर कोई विचार होगा कि क्या मेरा आगे भविष्य कैसे करूंगा, हम ना उनको क्लियर करते रहें, उनको कहीं ना कहीं पूरी स्कीम के बारे में समझाते रहे हम कैसे इसे डेवलप कर रहे हैं। एक दिन में डेवलप होने वाली नहीं है, लेकिन अगले 3-4 महीने के अंदर मेरे को पक्का यकीन है कि हम धीरे धीरे इसे शेप में लेके आएंगे। अभी तक आप लोगों ने ये देखा कि कितने विभाग हैं जो अग्निवीरों के लिए फिट बैठ रहे हैं, कुछ विभागों का आप लोगों ने चिन्हित किया है या क्या कुछ इस पूरे सेल ने तैयारी की है? कितने विभाग लगभग आप लोग? देखो अभी ना पूरे अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन मोटे तौर में मैं बोल सकता हूं कि किसी भी सैनिक को सबसे पहले यहां पे आना है तो किसमें वो फिट बैठेगा। पुलिस डिपार्टमेंट, SDRF हो गया, हमारा जो फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट हो गया, टूरिज्म का डिपार्टमेंट हो गया, वो फायर फाइटिंग होमगार्ड हो गया, टूरिज्म का डिपार्टमेंट हो गया, या यहां तो हिमालय है, हिमालय में तो किसी भी चीज से संबंधित कोई काम होगा तो उसमें एक सैनिक जो नौकरी करके आ रहा है अलग अलग परिस्थितियों में, वो उसमें फिट बैठ सकता है। कर्नल साहब एक सवाल है मेरा, अग्निवीर को ट्रेनिंग किस तरीके की दी जाती है, किस तरीके के काम की ट्रेनिंग पिछले 4 साल में दी जाती है, तब मैं सवाल आपसे करूं। नहीं देखो, ये तो मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि किस तरीके की, ये है कि एक सैनिक को जब ट्रेन करा जाता है तो उसको इस मकसद से करा जाता है कि जब परिस्थितियां आएंगी तो उसमें उसने कैसे अपना अल्टीमेट रोल निभाना है, और उस ट्रेनिंग का आखिरी वो होता है कि बगैर किसी घबराहट के वो सर्वोच्च बलिदान देने के लिए तैयार रहे। वो है अल्टीमेट ट्रेनिंग, और उसी के साथ उसकी सोल्जरिंग होती है।